मतलब भी जानते हैं कि भोपाल में एक बार गैस ट्रेजेडी हुआ था, लेकिन किस टाइप की ट्रेजेडी थी, ऐसे माहौल में कैसे एशेस में से उतर कर निकल कर जो है इंसान एक हीरो बनकर निकला है। मैं बहुत क्वेश्चन से बोर करता था दोनों को, बट जिस काइंडनेस और जेनरोसिटी से वो अपनी नॉलेज पास करते थे to the younger generation, I think that is a very important quality that I learned as I grew up. हाँ, तो है कुछ मैजिक जो करता है, जो उसकी खुद की पर्सनालिटी है, तो उसके अंदर से वो झलक के निकल के आता है बाहर। That's what I've seen in this project. He'll start crying now. आंखें भरी हुई हैं। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि यार नेशनल अवार्ड मिला है, फिर लोग जिस तरीके से, तो हम अपने आप पे एक दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि भाई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, स्टार्ट कि लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। उस फिल्म की बातें ना और उसकी चर्चा तब भी हो जब आप ना हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 4 एपिसोड देख लिए? मैंने 4 एपिसोड देखे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इंटरव्यू देने में मजा अलग आता है। हाँ, इनका इंटरव्यू ले। मेरा इंटरव्यू होगा। तो कितना फिजिकली एंड मेंटली टैक्सिंग प्रोजेक्ट रहा है ये आप सबके लिए? मैं तो कहूंगा कि मुझे पहले तो लगा कि अरे YRF की फिल्म है, ऐसे उन्होंने कहा, स्लो मोशन, खूबसूरत लोग, कमाल का जो सेट, अच्छे कपड़े, वो होगा। फिर उन्होंने कहा कि रेलवे मैन, मैंने कहा और भी, फिर उन्होंने कहा भोपाल गैस ट्रेजेडी, मैंने कहा ले लगी, और उसके बाद उन्होंने कहा शूटिंग कहा, मैंने कहा स्विट्जरलैंड की जो। हमारे लिए ये बहुत टैक्सिंग हो जाता है कि वही बात घड़ी घड़ी करते रहो, पर फिर भी हम दिल से और मन से करने की कोशिश। जब कोई अच्छा सा होमवर्क करके आता है और उन्होंने देखी है तो और भी मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो गाइस अभी चल रहा है 2023, हम सब जानते हैं बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं 2023 के, और हम कहते हैं साल निकल गया पता नहीं चला। एक साल था 1984। बहुत सारे लोग ऐसे जो उस टाइम शायद पैदा भी नहीं होते, मैं भी नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उस साल के एंड में आते आते कुछ ऐसा हो गया था जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी गाइस, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग 1984 बोलते ही समझ भी गए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा डिजास्टर, ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था, क्योंकि वो इस स्केल पर हुआ था। और आज मेरे साथ एक टीम आई है, बहुत खास टीम है, जो उसी से इंस्पायर्ड एक कहानी लेकर आ रही है जिसका नाम है द रेलवे मैन। सो हाय शिव, हाय मैडी सर। मैडी सर बुला दो, कोई जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। के सर हाय, एंड बाबिल, वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू आवर स्टूडियो, वेलकम टू ENT लाइव। और यहाँ पर हम बैठ के बहुत बातों पर चर्चा करते हैं, इंटरव्यू नहीं लेते हैं, चर्चा करते हैं। सो शुरुआत इसी से करूंगी कि 1984 का हुआ एक इंसिडेंट, एक डिजास्टर, 2023 में कैसे सोचा कि अब इसकी कहानी सुनानी चाहिए लोगों को, या इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और उन अनसंग हीरोज के बारे में पता होना चाहिए जो कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर जाके कुछ काम कर देते हैं। देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, एंड यू वेलकम। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी कहानियां आती हैं जो आपको, मतलब आप जब उसके बारे में जानते हो, आपको वो छू जाती है, और आपको लगता है कि ये कहानी पूरी दुनिया को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के सामने ले जाऊं ऐसी कहानी। और एंड वो हर फिल्म मेकर का सपना होता है कि मुझे ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए। एंड मैं लकी था कि ये कहानी आयुष गुप्ता हैं जो राइटर हैं शो के, उनको द्वारा मुझे मिली। एंड जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि ये लेंस से तो भोपाल गैस के बारे में सब जानते हैं। इंडिया का बहुत ही मतलब जो हुआ था गलत, बहुत दर्दनाक जो हुआ था, पर इस लेंस से उस स्टोरी को देखना कि आप ऐसी ट्रैजिक स्टोरी में आप एक होप की कहानी दिखाओ, आई थिंक ये सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग थी इस कहानी की। आई थिंक ये बहुत फैसिनेटिंग थी और इसी कहानी को हम लेके आ रहे हैं। ओके, मैडी एंड के सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगी यहाँ पर, फिर बाबिल से भी बात करनी है इस बारे में कि आप दोनों कमर्शियल सिनेमा भी करते आए हैं, और रिस्पॉन्सिबल सिनेमा की अगर मैं बात करूँ, रिस्पॉन्सिबल स्टोरीज, कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड स्टोरी जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मैसेज लोगों को देकर जाते हैं, वैसी फिल्म्स के लिए आप दोनों जाने जाते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट आया, देन इट वाज कमिंग ऑन OTT ऑल्सो, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट जो मन में आया कि लेट्स डू इट? क्या ऐसा आया, या फिर लगा कि
वी शुड टेक सम टाइम कि क्योंकि स्टोरी इस तरह की है कि आसान नहीं है, मतलब स्क्रीन पर उतारना इसको। मेरे लिए तो ये था कि यार भोपाल गैस ट्रेजेडी पे एक और प्रोजेक्ट बन रही है, बहुत मरोज स्टोरी है, तो इसका हिस्सा बनना है या नहीं, इसके बारे में मैं वाकई में सोच रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई और सीरियस और डिग्रेडिंग फिल्म की बात, स्टोरी की बात की जाए। और जब शिव मुझसे मिला और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे लगा कि ये बिल्कुल अलग है। और उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया तो मैं ऐसी चीज़ें आपको भी बताऊंगा कि आप भी थोड़ा मतलब सोचने में मजबूर हो जाएंगे, हमारे दर्शक भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 9/11 से भी 4 गुना ज़्यादा लोग, मैं आपसे कहूँ कि जो भी वॉर चल रहा है उससे 2 गुना लोग, या फिर जापान में जो सुनामी आई थी उसमें जितने लोग मरे थे उससे ज़्यादा लोग एक रात में भोपाल में मारे गए, कुछ 20,000 से भी ज़्यादा लोग। और इसके बारे में आने वाली जनरेशन को ना खबर है, ना मतलब भी जानते हैं कि हम भोपाल में एक बार गैस ट्रेजेडी हुआ था, लेकिन किस टाइप की ट्रेजेडी थी और किससे और कैसी मतलब कौन सी गलती किस वजह से ही हुई, और फिर ऐसे माहौल में कैसे एशेस में से उतर कर निकल कर जो है इंसान एक हीरो बनकर निकला है, और उन्होंने क्या क्या किया। जब ऐसे माहौल से लोग भागते हैं तो ऐसे चंद बेवकूफ़ भी थे जो भोपाल की ओर जा रहे थे लोगों को बचाने के लिए। और मान लीजिए अब ऐसे माहौल में है जहां मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोविड के ज़माने में हम मास्क पहन के निकलते थे और ये दुआ करते थे कि भैया इस बस में किसी को कोविड ना हो, या इस कंपार्टमेंट में किसी को कोविड ना हो, या इस लिफ्ट में ना हो। फिर आप घर पहुंचते थे, मास्क निकाल लेते थे, फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते। अब आप समझिए कि एक रात के लिए आप जहां भी जाएं, मास्क तो दूर की बात है, हर किसी को ये जहर फैलना जरूरी है। और आपकी फैमिली में ही आप नहीं तय कर पाओगे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। और आपको खबर मिली जा रही है कि भाई ये इतने लोग मारे जा रहे हैं, और आपको अब आप भी स्मेल कर सकते हो, आपके घर में भी खांसियां शुरू हो गई। तो सोचिए क्या कितना खौफ उस माहौल में पैदा किया होगा लोगों के, मतलब कितने डर के साथ, और क्या मतलब उस विडंबना के बारे में तो सोचना ही दूर। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये तो ग्रांटेड था, पर शिव इस दर्दनाक कहानी के बारे में नहीं बात कर रहा था। ये बात कर रहा था उन रेलवेमैन और उन रेलवे एम्प्लॉयज की जो कि इस ट्रेजेडी को सुनते ही अचानक एक क्षण में हीरोज बन गए, जिन्होंने 1-2 बार नहीं सोचा कि हमें जाना है कि नहीं, बस बचाना है, हमारी फैमिली को बचाना है, भोपाल को बचाना है। एंड फॉर दैट इट वाज वेरी वेरी मोटिवेटिंग, इसीलिए मैं इसका हिस्सा बन गया। एंड बहुत अच्छी बात है आप इसका हिस्सा बने, बिकॉज जब ट्रेलर रिलीज किया गया तो आई हैव दिस हैबिट कि ट्रेलर आता है, मैं अपना तो ऑफ कोर्स हर कोई जजमेंट देता है चीज़ को लेकर, तो आई गो थ्रू द कमेंट्स, आई हैव दिस हैबिट हमेशा से। एंड कमेंट्स में एक चीज़ की तारीफ तो बहुत हुई। एक तो पहली बात तो ये जो लोग भोपाल के थे उन्होंने स्पेशली कमेंट्स में बहुत लिखा कि ये स्टोरी चाहिए थी कि लोगों को पता चले। दूसरी चीज़ थी कास्टिंग, मतलब कूडोज है जिन लोगों ने कास्टिंग की है और किस तरह से आप लोग साथ में आए हैं। मतलब ट्रेलर भी देखा जितने लोगों ने ना, तो एक एक फ्रेम में आपको पकड़ लेते हैं। वो सिर्फ स्टोरी ही सब कुछ नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कास्टिंग भी कितनी एप्ट लग रही है, जस्ट नॉट द फेसेस बट कितनी एप्ट लग रही है कैरेक्टर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मुझे लगता है यहाँ पर भी आप लोगों ने कमाल का काम किया है। सो कुडोस टू ऑल ऑफ यू एंड इट्स ग्रेट दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ such an amazing and interesting story. I'll come to KK sir now. Sir, what was your thought? Like the initial thought जब इस स्टोरी के बारे में पता चला कि बनानी है ये त्रासदी के बारे में सबको पता है। मेरा इंटरेस्ट जागा जब मैंने देखा कि ये एक रेलवे कर्मचारियों की कहानी, जो जैसा मैडम ने भी कहा, एक रात में उस रात को वो भूल गए कि वो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन भूल गए अपने ड्यूटी के परे जा कर के एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जहाँ पे सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेन में हम आमतौर पर सोचते हैं कि प्लेन में बहुत खतरा है, बट ट्रेन जो सुविधाएं हमारी, जो नेटवर्किंग है, वो विशाल है, बहुत बड़ा। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का नेटवर्क नहीं है, रेलवे नेटवर्क। तो समय से पहुंचाना एक तो अलग जिम्मेदारी है, उसके अलावा सुरक्षित पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को इस वक्त अपना लेना ऐसी तरह, और किस तरह से वो भूल चुके थे कि वो भी कर्मचारी, वो भी इंसान है, वो भी भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन नहीं, डटे रहे, लोगों को बचाने की कोशिश की जितने लोगों। ये मेरे लिए हाईलाइट था
स्क्रिप्ट में, क्योंकि ये एक नया टेक था। त्रासदी तो हमने त्रासदी वाली फिल्में बहुत सारी देखी, ट्रेजेडी फिल्में, चाहे वो चेरनोबिल हो, चाहे वो बहुत सारे हमने देखी, लेकिन लोगों को बचाना और उसमें आप हीरो बनना, वो पहली बार मैं इस प्रकार की देखा। और प्लस बिलीवेबल तरीके से, जिस तरह से शिव ने शूट भी किया है इसको, इंक्लूडिंग द सेट्स, एवरीथिंग, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, इंजन्स हो या कंपार्टमेंट्स हो, बहुत ही बिलीवेबल तरीके से शूट किया गया। इसमें लोगों को लगेगा कि वो उसका हिस्सा है, ऐसा नहीं कि फिल्म देख रहे हैं, उसका हिस्सा बन जाता है। और वो एक्सपीरियंस दिलाना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हाईलाइट है इस सीरीज की। और जैसे मैंने पढ़ा, मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि YRF कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार बहुत सारा स्लो मोशन होगा, कुछ होगा, हाई स्पीड एक्शन। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। फिर मैं शिव से मिला, तब तो उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, क्लीन शेव, बच्चा लग रहे थे। मैंने कहा ये हैंडल करेंगे, मतलब लेकिन जिस तरह से बातें कर रहे थे उससे आपको पता चल जाता है कि एक वेवलेंथ है जो हमसे मेल खाता है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ें बिलीवेबल करें। अगर मैं यहाँ से छलांग भी मारूं तो बिलीवेबल लगे कि वो छलांग मार सकता है। उसके लिए जो प्रयास होता है उसके इर्द गिर्द, वो करना जरूरी होता है। सिर्फ छलांग मारोगे तो हर बार आप सुपरमैन तो नहीं बन सकते ना, मैं तो के मैन कैसे जम मारूं, तो वो जरूरी है। तो वो प्रयास दिख रहा था इनके अंदर कि मैं किस तरह से चीज़ों को बिलीवेबल करूंगा। हालांकि वो जता नहीं रहे थे उस बात को, सिर्फ बातचीत में निकल रही थी। तो मुझे लगा कि फंडा बड़ा क्लियर है इसमें। फिर जब फर्स्ट डे ऑफ शूट आया, सेकेंड डे ऑफ शूट आया, मुझे विश्वास हो गया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही विश्वसनीय तरीके से बनेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा और मेरा डिसीजन भी बहुत सही रहा। और एंड थैंकफुली जिस स्केल पे बना है, बिकॉज YRF इज देयर, सो जिस स्केल पे बना है, सिर्फ वो स्केल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बिलीवेबल बनाने के लिए एक जद्दोजहद होती है ना, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको बनाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स इसमें किए गए, है ना। तो हम तो पैसे खर्च करते हैं ऑस्ट्रिया में शूट करने, वो अलग बात, बट यहाँ पे टू मेक इट बिलीवेबल ऑल्सो इज एक्सपेंसिव। तो वो सारी चीज़ें YRF और शिव ने मिलकर किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं इसने देखी है नहीं देखी, ट्रेलर देखा नहीं देखा, तो आई बी ऑनेस्ट, मैंने देखी है। और बिल्कुल सही बात बोली है सर ने अभी कि इट मेक्स यू बिलीव इन एवरीथिंग, यू नो, इट मेक्स यू अ पार्ट ऑफ इट। आपका मन करता है कि ये भी बच जाए, वो भी बच जाए, यू नो, इसको ये बचा पाए, ये टाइमली पहुंच जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो चल रही होती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती यही थी, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इसको बनाया आप लोगों ने इस तरह से है कि आप उसका पार्ट तो बनते हो, बट इट्स इक्वली रॉ। बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती का तामझाम है, जबरदस्ती का ग्रैंड स्केल दिखाया है, स्लोमो वाले शॉट्स दिखाए हैं। सेम चीज मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं देख रही थी, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अलग थी। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, सॉरी, बट तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 4 एपिसोड देख लिया है? मैंने 4 एपिसोड देखे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इंटरव्यू देने में मजा अलग आता है। इनका इंटरव्यू ले मेरा इंटरव्यू कहा पहले की डिस्कशन है, चलिए बताइए आज क्या ये सवाल मुझसे है? पूछेंगे, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो सीरीज में आपका फेवरेट सीन कौन सा था? फिर आप बोलोगे स्पॉइलर दे दिए, फिर मैं फिर सुनूंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर आप चाहते हो कि कोई चीज़ किसी तरह से टर्न आउट होती एज अ ह्यूमन बीइंग, बट वो नहीं भी होती है, बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी गाइस। आई मीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल स्टोरी। सर वही तो माय रिप्लाई वाज गोइंग टू बी, आप बताओ ना हमें इसके YouTube क्लिप्स बनाने, Instagram के लिए शॉर्ट्स बनाने, आप बताओ हमें कैप्सूल बनाने। अभी देखो सारे जितने लोग, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, कैप्सूल बनाना है हमें। जितने लोग पीछे खड़े हैं अभी फिर मेरे को बोले जाएगा नो स्पॉइलर, नो स्पॉइलर, नो स्पॉइलर। नहीं, नो इस चक्कर स्पॉइलर, में ज्यादा बताना नहीं चाह रही हूँ। डायरेक्टर ये तो कह रहे हैं स्पॉइलर ही स्पॉइलर, चलिए। ओके, टॉप 3 सीन्स माय फेवरेट। अब जब पूछा तो मैं आंसर दूंगी ना, है ना भाई। एक स्पीच, आप एक इनकी बहुत बस वन वर्ड वाला कहना। जबरदस्त स्पीच है एक इनकी, आपका मन करेगा मैं भी उठ के चली जाऊं। सर वाला जो आप कह रहे थे इसके पहले वो मत कहना। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। थोड़ा सा
ब्रीफ में बता देते हैं ना, ताकि लोग भी देखने नहीं के नहीं लिए ये अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस, ये तो होना चाहिए दिस इज इंटरेस्टिंग। अब मैंने देखे तो टेस्ट भी होना चाहिए ना थोड़ा हाँ। सा। कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। दूसरा, और तीनों के एक एक फेवरेट सीन है, ऐसा वाला सीन है। के सर के तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बट पहला जब ऐसा होता है, जब देयर इज अ बिट जहाँ पर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही आगे आगे बैठे होते हो एंड हर कोई गिव अप करने के लिए रेडी होता है एंड यू से कि मैं सो नहीं पाया हूँ बहुत टाइम से, दैट हिट्स यू बिकॉज उसके ग्लिम्पसेस दिखाए गए शुरुआत में। नॉट गिविंग द स्पॉयलर्स अगेन। थर्ड, मुझे बताना मैंने अच्छी जॉब की नहीं की है नहीं पर ये बहुत अच्छा है है ना। वो मेरा, बाय द वे, आपने जो कहा मैडी सर का वो मेरा फेवरेट सीन है, के सर का वो मेरा फेवरेट सीन है। हम सेम पेज पे हैं, अगली हाँ, फिल्म आप- हम कर लेते हैं साथ डन ना। डन। ओके, बाबिल के भी बहुत सीन्स ऐसे हैं। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर दिखाया गया है बाबिल का यहाँ पर। कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई गई है। सब कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन एक सीन है जहाँ पर ये किसी को वादा करके जाते हैं कि उनको ये उनका ध्यान रखना और उनको बता देना। That hits So- you emotionally. I am Yeah. learning so much from her right मैं now. बहुत on अच्छे how से to देखती हूँ, answer. या मैं देखती हूँ या मैं दैट्स द नहीं लास्ट डे ऑफ द शूट, देखती। लास्ट डे ऑफ रेलवे। These are my top 3, मेरे और भी है बट टॉप 3 मेरे ये रहेंगे। दिव्येंदु है नहीं यहाँ पर, उसके बारे में जब कोई सीरियल के बारे में ऐसा चर्चा होता है ना, तो आप ये नहीं कि इनको याद है कि नहीं, या ये सीन से इनको मतलब प्रभावित हुई या नहीं, पर जिस एनर्जी के साथ बातें हो रही है ना, तब ना एक एक्टर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, हमको इतनी तसल्ली होती है कि हाँ भाई वाकई में ना इन्होंने देखा है। अब हो सकता है कि आप हमारा दिल रखने के लिए अच्छी बुरी बात कह रही होंगी पिक्चर सीरीज के बारे में, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही है ना, जिस डिटेलिंग के साथ आप कह रही हैं, उससे अपने को बहुत तसल्ली हो जाता है कि इन्होंने दिल से देखा है ये 4 एपिसोड, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। नहीं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि हमें देखिए हम बनाते हैं फॉर द ऑडियंस कि लोग, मतलब फिल्म मेकर फिल्म अपने तो नहीं बना रहा, एक्टर्स आर एक्टिंग, क्योंकि यू नो दे वो चाहते हैं एक किरदार वो निभाए, उसको रियलिस्टिक बनाए ताकि एक ऑडियंस उसको एंजॉय कर पाए। इवेंचुअली हमारी मेहनत उनके लिए है, इट्स नॉट फॉर अस, इट्स नॉट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, इट्स फॉर द ऑडियंस। तो जब आप कहते हो, आप बात करते हो सीरीज के बारे में, हमें इतना अच्छा लगता है क्योंकि जान के कि लोगों को क्या लगा, क्योंकि वी क्रेव फॉर दैट। एंड वो इम्पैक्ट है, एंड आई एम श्योर जो लोग देखेंगे इसके बाद जब रिलीज होगी तो आई एम श्योर बहुत लोगों के और भी फेवरेट सीन्स निकल के आएंगे बाय द वे, सो बी रेडी फॉर दैट। तो वो आने वाला है। आई विल कम टू बाबिल नाउ। बाबिल, एक तरफ आप कला जैसा शो फिल्म करते हो, देन फ्राइडे नाइट प्लान करते हो। लास्ट टाइम हमने आपसे आपका फ्राइडे नाइट प्लान और सारी मस्ती भी पूछी। तीसरी तरफ आप आते हो और एक एकदम सीरियस। मैंने ये फ्राइडे नाइट प्लान के पहले की थी एक्चुअली। ये उससे पहले किया जी, था जी। आपने। तो टेल मी समथिंग कि एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, इस स्टोरी ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया, बिकॉज यू वर नॉट देयर व्हेन दिस थिंग हैपेंड। मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं था कि मैं मेरी जनरेशन को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगा क्योंकि मेरी जनरेशन अवेयर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही अवेयर नहीं था। बट मेरे को बहुत ही एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, जब प्रोफेशनल ड्यूटी और इंसानियत की ड्यूटी क्राइसिस में आके मिलती है तो आम आदमी हीरो बन जाता है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा स्टोरी के बारे में, और फिल्म के थ्रू मैं अवेयर हुआ रिसर्च में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, और फिल्म के थ्रू मुझे ये एहसास हुआ कि यार इसके बारे में तो पता होना चाहिए लोगों को। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। छोटा आंसर, अच्छा आंसर, खत्म। एंड द बेस्ट आंसर अवार्ड गोज टू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक और बात भी कर रही थी कि और थोड़ी देर पहले, मतलब इंटरव्यू से जस्ट थोड़ी सी पहले गाइस, तो जैसे मतलब पूरी की पूरी हवा में वो चीज़ आ चुकी है, वो केमिकल आ चुका है, सबको पता है इसके बारे में, तो वो है। एंड यू हैव टू वेयर मास्क, एंड आप लोगों के भी लॉन्ग आवर्स ऑफ शूट्स होते हैं, तो कितना फिजिकली एंड मेंटली टैक्सिंग प्रोजेक्ट रहा है ये आप सबके लिए? मैं तो कहूंगा कि मुझे पहले तो लगा कि अरे YRF की फिल्म है, ऐसे उन्होंने कहा, स्लो मोशन, खूबसूरत लोग, कमाल का जो सेट, अच्छे कपड़े, वो होगा। फिर उन्होंने कहा कि रेलवे मैन, मैंने कहा और भी, फिर उन्होंने कहा भोपाल गैस ट्रेजेडी, मैंने कहा ले लगी, और उसके बाद उन्होंने कहा शूटिंग कहाँ, मैंने कहा स्विट्जरलैंड की जो मुंबई यूनिवर्सिटी, मैंने कहा कलीना में, अच्छा, मैंने कहा ओ वेरी गुड। तो अब क्या करना है, रात भर की शूटिंग है सर, होल ऑल ओनली नाइट शूट्स। ये मतलब एक्टर के लिए सबसे खौफनाक लाइन है ये कि नाइट शूट है। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी कर ही लेते हैं आगे। आप यकीन नहीं करोगे, और ये सच है, हमारा शॉट से पहले हम टचअप करते हैं
और फिर शिव कहेंगे कि चलो मैडी सर को बुलाओ, शॉट ओके। तो मैं ना चल के नहीं जा रहा शॉट पे, ऐसा हवा में उड़ के जाके ना लैंड करता था शॉट पे, क्योंकि इतने मच्छर ना हमको इतने मच्छर मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ आप सांस नहीं ले सकते, ये ऐसे बात कर सकते आपने क्या मतलब 6 घुस गया इतने मच्छर। मतलब आप कह रहे हो ट्रेजेडी, ओ हो मतलब हम वाकई में मास्क वास्क पहन के इसलिए बैठे थे कि मच्छर इतने ज्यादा थे। बट लाइक आई सेड, मैंने पहले भी कहा था ना शूटिंग के दौरान, जैसे कि मेरे लिए सबसे बड़ा रेवलेशन ये था कि जब मैं इंजन के अंदर बैठ के हम इटारसी की ओर बढ़ रहे हैं और इंजन तेजी से चल रही है और कमाल की सेट बनाई थी उन्होंने, और एक्चुअल हमारे जो है यू कैन फील द पावर ऑफ द इंजन, इन द इंजन इट्स मूविंग। उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि यार एक काम करना, वो रोको यार, मुझे जरा बाथरूम जाना है। और मुझे लगा कि यार इंजन में तो बाथरूम होगा ही। आपको पता है कि इंजन में बाथरूम नहीं होते। मतलब रेलवे जो हमारे जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं वो बेचारे ट्रेन में जंगलों में भी जो भागते रहते 12-13 घंटा विदाउट टॉयलेट यार, ऐसे मतलब हार्ड वर्क के साथ वो लोग। एंड देन उसके बाद कि वो इसके ऊपर पता चलना कि लोग मर रहे हैं और यू कैन स्मेल द गैस एज यू कमिंग क्लोज टू भोपाल, इसके बावजूद जाकर लोगों को बचाना। एंड मेरा तो फिर भी वाज नॉट इनसाइड भोपाल, दीस गाइस स्टोरी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मीन व्हाट हार्ड वर्क दे हैव डन इज इनक्रेडिबल। 300-400 लोगों के बीच में शूट करे थे ड्यूरिंग कोविड। ये तो 3000 का क्राउड लेकर आया था। ये कोविड में आया है। कब? स्टेशन अपना उसका जो जब छूटता है जो लोग आते हैं, वी शॉट राइट, हमने शूटिंग की सेकेंड वेव के बाद, ओमिक्रॉन बस ब्रेकआउट हुआ था, हमारा शूट चालू हो गया था। और हमने इतना बड़ा, हम सेट इतना बड़ा लगा दिया था हमने, वी हैड टू कंटिन्यू शूटिंग। विंटर की कहानी थी, उसके बाद समर आ जाता, हम शूट नहीं कर पाते, वी नीडेड द लॉन्गर नाइट्स। बट मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आप उस आई हैव नेवर सीन अ सेट लाइक दिस इन माय लाइफ। आपको लग रहा है सेट, मतलब सेट मतलब जहां तक नजर आए वहां पे तक सेट, और ट्रेन बकायदा आ रही है इनसाइड द सेट। मेरे असिस्टेंट जब एक दिन वो रिक्शा लेके बॉम्बे में, मेरा जो असिस्टेंट है वो सेट आया था, तो उतरा वो रिक्शा से, उसने रिक्शा वाले को पैसे दिए, रिक्शा वाला देखता है, बोलता है यार आजकल ये ना कहीं पे भी स्टेशन बना देते हैं। He couldn't, रिक्शा वाला बोला ये actually स्टेशन। हाँ, I remember मैडी सर, फर्स्ट हमने मैडी सर से शूट चालू किया था। मैडी सर जब सेट पे आए थे और पहली बार मैं और मैडी सर ट्रेन में चढ़े थे, और ट्रेन मूव हुई थी। हाँ, आई रिमेम्बर, मतलब मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए थे देख के कि यार ये कैसे रियल, ये कैसे हो रहा है। अनबिलीवेबल। मतलब आप लोग बात कीजिए, मैं वीडियो निकालता हूँ। एक्चुअली शूट करके रखा है। इट हैड एवरीथिंग। हमने प्लेटफॉर्म बनाया था, ब्रिज बनाया था, और हर चीज। के सर, मतलब इस लेवल तक रियलिस्टिक आपने ये हमने स्टोन्स बनाए थे, ये फोम के स्टोन्स बनाए थे ताकि रियल लगे हर चीज। मतलब दिस वाज द सेट। हमको यकीन होगा जहां तक नजर आए आपको ये सेट है। It's a huge set. Yeah. Look at this, huh? Guys, I You can't remember show it? you And the this is footage just a now, but glimpse, it's a like, very huge set, जिसकी वीडियो वो दिखा रहे हैं। मतलब एक तो ये आपने बताया जो मच्छर वाला सीन हुआ, एंड देन ये सब, देन उसके बाद आपकी आंखें ट्रेलर में भी दिख रहा है कितनी रेड हैं, और ये सब बहुत मुश्किल हुई होगी। फिजिकली काफी टायरिंग था, क्योंकि हम लोग सवेरे घर जाते थे। जी जी। जैसे मैंने कहा पिछले बार भी कि लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, हम लोग बिस्तर की तरफ जाते थे। मतलब इस प्रकार। बट अगेन जैसे के सर कह रहे हैं कि ये सब रिसर्च बैक था। हमने ग्राउंड लेवल पे इतना रिसर्च, ये इतना तो दिखाई देता है। ये भाई ये दे भाई। I don't know if you guys can see this. मैं दिखाता हूँ ना, मतलब जहां तक आपको मैं दिखाता हूँ यार, एक्चुअली यूनिक हो जाएगा ये पूरा आपको ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए, एक्चुअल रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। अब कैन यू बिलीव दैट दिस इज अ सेट? मतलब मैं तो पागल हो गया था हैं? Very well created set. Till you can Very see. well created नहीं, but set. again And the वो trains are actually moving inside the set, बड़े मतलब तभी bogies तो के उनको साथ। लगा ना लोगों को कि कहीं पर भी स्टेशन हाँ, नहीं, क्योंकि और इंजन मूव कर रहे हैं ना ऐसा। हाँ। और सच में ये कहानी कहने के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम जितना रियल बनाए उतना लोग कनेक्ट करेंगे। जहाँ आपको लगा कि यार देयर इज नॉट वन मोमेंट जो आपको बाहर ले जाए, यही इंपॉर्टेंस थी, यही पूरी क्रू की फोकस था, सारे एक्टर्स का फोकस था। और मेरा था कि जितना हम इसको रियलिस्टिक करेंगे उतना रियलिस्टिक एक्टर्स फील करेंगे और उतना रियल ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगा। मैंने आजकल की दुनिया स्टिल काफी सेल्फिश है,
बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, एंड मुझे लगता है कि दोज आर ऑल आर अनसंग हीरोज जिनके बारे में लोगों को नहीं पता चलता, सो विच इज़ अ फैब थिंग, क्योंकि ऐसी कहानियों के थ्रू, इस तरह के शोज और फिल्म्स के थ्रू हम लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं कि लोग किस हद तक चले जाते हैं कभी एकदम अननोन लोगों के लिए, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाबिल, एक बात पूछना चाहती हूँ बहुत सीरियसली, तो नहीं इतनी भी सीरियस नहीं है, सो एक तरफ है बैठ गए अब मैं सीरियस शक्ल हूँ, नहीं इतनी सीरियस नहीं है, तो एक तरफ है मैडी, दूसरी तरफ है के साहब, और दो एकदम महारथी जिनके प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग इतने फैंस रहते हैं और वेट करते हैं। आपने तो स्पेशली काफी क्लोजली काम किया है के सर के साथ इस प्रोजेक्ट की, अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा लेसन क्या लिया एक्टिंग का? सबसे बड़ा लेसन एक्टिंग का नहीं लिया मैंने सबसे बड़ा लेसन ये लिया कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हो, उसके बाद भी आप जिस जेनरोसिटी से अपनी नॉलेज पास करते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन क्वालिटी, और आप कितने वाइजली पास करते हो, ऐसा भी मतलब कितने इंटेलिजेंटली और वाइजली पास करते हो कि वो नॉलेज रिसीव हो। मैं बहुत क्वेश्चन से बोर करता था दोनों को, बट जिस काइंडनेस और जेनरोसिटी से वो अपनी नॉलेज पास करते थे to the younger generation, I think that is a very important quality that I learned as I grow up, that I must also have when I reach that stage. Okay, सर आपसे एक चीज इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि you are one of those few actors जो बहुत ही साफ तरह से जिनको प्रेज करना होता है उनके लिए प्रेज भी करते हैं, कोई चीज़ खराब भी लगती है तो बोल भी देते हैं। एंड आप, मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू, एक नहीं बल्कि कई इंटरव्यूज ऐसे रहे जहाँ पे आपने इरफान साहब के बारे में बहुत बातें की हैं, और अब इस प्रोजेक्ट में आपने बाबिल के साथ काम किया, यू हैव समथिंग टू से अबाउट हिम। एक तो ये है कि एक अच्छी क्वालिटी ये है कि जानता नहीं कितना अच्छा है वेरी गुड, कीप इट नाइस, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कर गया है, आप देखोगे, आपने देख लिया, दर्शक भी देखेंगे, कुछ चीज़ें की है जो आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, वो मैजिक हो जाता है, एंड वो चीज़ें हैं उसके अंदर है, वो जेनेटिक है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे के अंदर है, और उसको अगर वो पकड़ के रखेगा जिंदगी में तो अच्छा है, उसको खो ना दे बस, नहीं होगा ना। हाँ, तो है कुछ मैजिक जो करता है, जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, तो उसके अंदर से वो झलक के निकल के आता है बाहर। That's what I've seen in this project. तो बाकी काम मुझे देखना बाकी है, लेकिन in this since साक्षात मेरे सामने ही था, तो मुझे दिख गया था, क्योंकि एक चीज क्या होता है ना, सिनेमा एक्टिंग पे आंखों पे बड़ा ध्यान जाता है, तो आंखों के जरिए आपको पता चलता है कि कितना ट्रूथ है, कितना नहीं है, कितना फेक है, तो इसके अंदर कुछ है बात जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो He'll start crying now. आंखें भरी हुई हैं। Thank you sir. Okay, firstly congratulations for winning the national award. सबसे बड़ा, मैं सच में बहुत देर से वेट कर रही थी कब बोलूं, तो congratulations for that. जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, रॉकेटरी amazing project, loved every bit of it, and I mean it completely. जब इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जब लोग आपको एक सेंसिबल सिनेमा करते हुए देखना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा फील होती है while choosing the projects. बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एक मतलब ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि ये नेशनल अवार्ड मिला है, फिर लोग जिस तरीके से, तो हम अपने आप पे एक दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि भाई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, स्टार्ट कि लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो एक पाबंदी है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम ना सेट पे जाते हैं तो हम, जैसे कि बाबिल की एक खासियत है, आई एम श्योर के साथ भी यही होगी, मुझे मौका मिला था बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का ना, अमिताभ बच्चन से, अमित जी से लेकर कमल हासन, तो जब मैं सेट पे होता हूँ उनके साथ तो मैं बिल्कुल डरा सा होता हूँ उनके, मतलब एक ऑ होता है ना कि ये अमिताभ बच्चन जी हैं या ये कमल हासन है, ये है, पर जब एक्शन होता था उस वक्त पता नहीं अंदर में ऐसा क्या कॉन्फिडेंस जग जा रहा था कि आप होंगे जो होंगे, लेकिन मेरा किरदार भी है इतना स्ट्रांग है, तो वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आपको पता है कि सामने वाला जो है अच्छा एक्टर है, फिर भी मुझे अपना मेंटेन करना है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो गया, मेरा इमेज ही मेरे सामने खड़ा होना शुरू हो गया, भैया अभी तो अगली पिक्चर करेगा तो लोग बोलेंगे कि यार इसको तो डायरेक्शन आती ही नहीं है, क्योंकि एक बार हो गया उसने रॉकेटरी बना दी, अब तो ये सारे प्रेशर दिमाग में मतलब चलते रहते हैं। आई एम ट्राइंग टू लाइटन माई सेल्फ कि इस सब के दबाव में ना आऊं, दिल की बात सुनूं जिस तरीके से मैंने हमेशा सुनी है, और वही प्रोजेक्ट करूं जो मुझे लगता है कि
करते समय मुझे मजा आएगा। और मैंने हमेशा वैसे प्रोजेक्ट किए हैं जहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं हीरो हूँ या सब पूरी फिल्म मेरे इर्द गिर्द ही घूमे। मैं ऐसे फिल्म करता हूँ जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कि यार उस फिल्म की बातें ना और उसकी चर्चा तब भी हो जब आप ना हो। सो मेरी तो यही यार्डस्टिक रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बावजूद मैं वो ओरिएंटेशन में मेंटेन कर पाऊंगा। ओके इसी तरह से दिल से और फिल्में और प्रोजेक्ट्स कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो ना तो यू एनीवे गिव योर बेस्ट, और वो बेस्ट स्क्रीन पे दिखता है बिकॉज कैमरा से कुछ छुपता नहीं है। और जो लोग बहुत सिनेमा लवर्स होते हैं, फिल्म लवर्स होते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं चीजें। तो मुझे लगता है हिंदी में सबसे एक शब्द वो है, है जिसका कोई रूपांतर नहीं है वैसे, इसको बोलते हैं मन। मन जो दिल और दिमाग के कहीं बीच कर। अरे वाह क्या बात है। तो अगर मन लगा के कर लो ना कोई चीज तो वो मरणोपरांत भी रह जाएगा मेरे ख्याल से। यही वर्ड की याद मैं सोचने की बात कर, मतलब मरणोपरांत वो फिर आया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। तो इसी दिल से Posthumously, हाँ, इंग्लिश में हो जाता है भाई ये। इंग्लिश में मैं भी समझ गई एक बार में। ओके सो जितने जैसे आपने बोला मन से बनाई हुई चीज लोगों तक पहुंची जाती है। बचपन में हमेशा माँ बाप कहते हैं ना बेटा मन लगा के पढ़ो, ये नहीं कहते दिमाग लगा के पढ़ो। राइट हाँ मन का एक अलग मतलब है जो जिसका कोई डेफिनेशन अंग्रेजी में तो है नहीं, वो कहीं बीच का है, वो अंतरात्मा से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप उसको जोड़ दोगे अपने काम से तो वो कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। ये बच्चों को मन लगा के पढ़ो वाली बात मुझे आज समझ आई है। शिट मैं बहुत लेट चल रही हूँ, बट एनीवे तो जितने मन से किए हुए प्रोजेक्ट्स आप लोग करते हैं ऑफ कोर्स वो लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गेट ऑल द प्रेज। एंड आई रियली होप कि द रेलवे मैन जितने मन से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जो मुझे तो फील हुआ एज अ व्यूअर, आई रियली होप आप लोगों को भी हो। एंड विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच इस तरह की स्टोरी लेकर आने के लिए और इतने इतना कुछ देने के लिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो दिख रहा है कि जिस मेहनत से बनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। बहुत मजा आया। हमारे लिए ये बहुत टैक्सिंग हो जाता है कि भाई बात घड़ी घड़ी करते रहो, पर फिर भी हम दिल से और मन से करने की कोशिश करते हैं। जब कोई अच्छा सा होमवर्क करके आता है और उन्होंने देखी है तो और भी मजा आता है करने। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।